नमस्कार, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट सेंट्रल में। मैं हूं संदीप ग्रोवर। इस शो में हम कॉर्पोरेट जगत का दिन भर का ब्यौरा आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा कुछ दमदार स्टॉक्स और उसके पीछे की वजह पर भी फोकस करते हैं और आखिर में आपको उन ट्रिगर्स के बारे में बताते हैं जिन पर बाजार की नजर रहने वाली है। तो चलिए कॉर्पोरेट से जुड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल की पहली खबर। कर्ज के संकट में फंसी वाडिया ग्रुप की एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट के फिर से उड़ान भरने की उम्मीद बढ़ गई है। दरअसल दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही एयरलाइन को कर्ज देने वाले बैंकों के समूह यानी सीओसी ने अंतरिम राहत के रूप में 425 करोड़ रुपए की पूंजी देने की मंजूरी दे दी है। हालांकि सीओसी की ओर से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 425 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत के लिए बैंकों के बोर्ड और नियामक यानी डीजीसीए से मंजूरी लेनी होगी। बैंकों के समूह ने सैद्धांतिक रूप से कंपनी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, पर अभी बैंकों के बोर्ड की मंजूरी मिलना बाकी है। गो फर्स्ट के सीओसी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, डॉयचे बैंक और आईडीबीआई बैंक जैसे बैंक शामिल हैं। इसके अलावा गो फर्स्ट ने अपनी उड़ानों को 28 जून तक रद्द कर दिया है। ये 10वीं बार है जब कंपनी ने अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या एयरलाइन की उड़ान के लिए ये पैसा पर्याप्त होगा और क्या नियामक से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है या फिर नहीं। दूसरी खबर, अदानी ग्रुप को लेकर सोमवार को दो अपडेट आए हैं। पहला यह कि अदानी ग्रुप की अगले 2 से 3 साल में 90,000 करोड़ रुपए के अबिडा यानी कामकाजी मुनाफे पर नजर है। इस ग्रुप की अपने पीबीटी यानी टैक्स से पहले मुनाफे में सालाना 20% ग्रोथ के जरिए कामकाजी मुनाफे को बढ़ाने की योजना है और यह हो पाएगा एयरपोर्ट्स, एनर्जी, सीमेंट, रिन्यूएबल्स, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, पावर और ट्रांसमिशन समेत सभी कारोबार में मजबूत ग्रोथ से मिलने वाले सपोर्ट की बदौलत। आपको बता दें कि कोर इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार से ग्रुप के कुल कामकाजी मुनाफे का करीब 83% हिस्सा आता है, जिसमें एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स के अलावा अदानी एंटरप्राइजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर वेंचर्स शामिल हैं। दूसरा अपडेट यह है कि ग्रुप के डेटा सेंटर बिजनेस से जुड़ी जेवी कंपनी अदानी कॉनेक्स ने विदेशी बैंकों समेत बैंकों के कंसोर्टियम से $21.3 करोड़ की रकम जुटाई है। कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग के रूप में उठाई गई इस रकम का इस्तेमाल इस कंपनी के नोएडा और चेन्नई में आने वाले डेटा सेंटर्स को बनाने पर किया जाएगा। तीसरी खबर, देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी आरआईएल सोमवार को दो खबरों के चलते फोकस में रही। पहली खबर यह है कि आरआईएल की टेलीकॉम कारोबार से जुड़ी सहयोगी कंपनी रिलायंस जियो की करीब $1.6 अरब का लोन उठाने के लिए कई बैंकों से बातचीत चल रही है। लोन की रकम का इस्तेमाल नोकिया से उपकरण खरीदने पर किया जाएगा। इस लोन के लिए कंपनी की सिटी ग्रुप, एचएसबीसी, जेपी मॉर्गन चेस के साथ बातचीत हो रही है। माना जा रहा है कि इस लोन की अवधि 15 साल हो सकती है। हालांकि ये डील अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, इसलिए बैंकों की सूची और लोन की शर्तों में कुछ बदलाव जरूर हो सकता है। दूसरी खबर यह है कि आरआईएल ने कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग कारोबार में एंट्री ले ली है। रिलायंस डिजिटल के चुनिंदा आउटलेट्स पर जियो ब्रांड के तहत इस कारोबार में एंट्री ली गई है। माना जा रहा है कि इस साल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लॉन्च से पहले कंपनी कंज्यूमर फाइनेंसिंग कारोबार की टेस्टिंग कर रही है। चौथी खबर, कर्ज संकट और नकदी की दिक्कत से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होता नजर आ रहा है। वोडाफोन आइडिया को टावर सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी इंडस टावर्स ने कहा है कि वोडाफोन की तरफ से हाल के दिनों में मासिक किराए का पूरा भुगतान किया जा रहा है। हालांकि पिछला बकाया आना अभी बाकी है और पिछला बकाया चुकाने के लिए कंपनी को पूंजी जुटाने की जरूरत पड़ेगी। उधर कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि वोडाफोन आइडिया अब 5G सेवा को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी अपनी 5G रोल आउट स्ट्रैटेजी को फाइनलाइज करने के लिए नेटवर्क वेंडर्स के साथ एडवांस स्टेजेस में बातचीत कर रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वोडाफोन 5G सेवा शुरू कर पाएगी, क्योंकि इसके लिए कंपनी को बड़ी मात्रा में पूंजी जुटाने की जरूरत है। पांचवी खबर, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस को 942 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिमांड नोटिस और शो कोस नोटिस मिला है। जीएसटी का भुगतान ना करने के चलते कंपनी को डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई से ये नोटिस मिला है। दरअसल ये मामला इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी से जुड़ा है, जिस वजह से यह विवाद सामने आया है। इस नोटिस पर एचडीएफसी लाइफ का कहना है कि कंपनी ने सेवाओं के बदले इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था, पर डीजीजीआई का मानना है कि कंपनी इन क्लेम्स के अयोग्य है। डीजीजीआई ने इस नोटिस के जरिए कंपनी से पूछा है कि उससे 942 करोड़ रुपए के टैक्स की मांग क्यों नहीं की जानी चाहिए। ये मामला जुलाई 2017 से लेकर वित्त वर्ष 2022 तक का है, जिस पर कंपनी का कहना है कि आईटीसी से जुड़े मामले पर इंडस्ट्री के लिए विवाद का मुद्दा बना हुआ है। यही नहीं, एचडीएफसी लाइफ ने यह भी कहा कि कंपनी इस कारण बताओ नोटिस का जवाब देने और मामले का मुकाबला करने के लिए उचित कदम उठाएगी। हालांकि कंपनी इस मामले में डीजीजीआई के पास 250 करोड़ रुपए की रकम जमा कर चुकी है, पर विवाद के तहत।
छठी खबर, शनिवार 24 जून को साझा की गई जानकारी के मुताबिक फार्मा कारोबार से जुड़ी कंपनी जाइडस लाइफ साइंसेज की सहयोगी कंपनी जाइडस एनिमल हेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट्स ने माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस में 6.5% हिस्सा 106 करोड़ रुपए की रकम में खरीदने के लिए शेयर खरीद समझौता किया है। इस शेयर खरीद समझौते के मुताबिक जाइडस की इस कंपनी में हिस्सेदारी मार्च 2024 के अंत तक माइलैब के वित्तीय प्रदर्शन के ऊपर निर्भर करेगी। कंपनी के मुताबिक माइलैब में इस निवेश के जरिए जाइडस को विस्तार कर रहे डायग्नोस्टिक्स स्पेस में भागीदारी बढ़ाने का मौका मिलेगा। सातवीं खबर, देश के सबसे वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप बायजूस की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल अब खबर ये आ रही है कि कंपनी ने अपने कर्मचारियों के पीएफ के पैसे को भी कई महीने से जमा नहीं किया है। कंपनी के कर्मचारियों के सामने भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। बीते हफ्ते खबर आई थी कि ऑडिटर ने कंपनी को छोड़ दिया है और बाद में बोर्ड से 3 प्रमुख सदस्यों ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस खबर के बारे में हमने आपको कंपनीनामा के पिछले हफ्ते के एपिसोड में जानकारी दी भी थी। इसके अलावा कंपनी के वित्तीय नतीजों को लेकर लगातार हो रही देरी के बाद अब कंपनी ने अपडेट जारी कर कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 के नतीजों को सितंबर 2023 में जारी किया जाएगा। अब सवाल यह है कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स को आखिरकार ये कंपनी क्यों रोक कर रखे हुई है। चलिए, तो ये था कॉर्पोरेट से जुड़ा दिन भर का पूरा अपडेट। अब बात करते हैं मार्केट्स की और कुछ ऐसे शेयरों पर फोकस करते हैं जिनमें आज दमदार एक्शन देखने को मिला और उसके पीछे की वजह भी समझते हैं। पहली खबर, उत्तर भारत में सीमेंट कारोबार से जुड़ी कंपनियों में से एक श्री सीमेंट के शेयर में सोमवार 26 जून को 10% तक की गिरावट देखने को मिली। कारोबारी सत्र के दौरान शेयर ने 22,605 रुपये 60 पैसे के निचले स्तर को भी छुआ और क्लोजिंग करीब 5.5% की कमजोरी के साथ हुई। शेयर में गिरावट के पीछे वजह है टैक्स चोरी से जुड़ी खबरें। दरअसल शनिवार 24 जून को मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स थी कि कंपनी ने 23,000 करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी की है। राजस्थान में कंपनी के ब्यावर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ और अजमेर में स्थित दफ्तरों पर हुई जांच के बाद इस टैक्स चोरी का मामला सामने आया था। रिपोर्ट के अनुसार ये मामला देश में हुई सबसे बड़ी टैक्स चोरियों में से एक है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कंपनी ने टैक्स चोरी के जरिए हर साल कंपनी से 1200 से 1400 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है, जिससे राज्य और केंद्र सरकार को राजस्व से जुड़ा बड़ा घाटा हुआ है। यही नहीं, कंपनी ने जो डिडक्शंस क्लेम किए हैं वो गलत थे और टैक्स अधिकारियों ने जांच के दौरान जाली दस्तावेज भी बरामद किए हैं। श्री सीमेंट ने इस मामले पर स्टॉक एक्सचेंजों को सफाई जारी कर कहा है कि जांच अभी जारी है और पूरा मैनेजमेंट इसके लिए मौजूद है, वह अधिकारियों का पूरा सहयोग कर रहा है। हालांकि मीडिया में जो बातें फैल रही हैं वो गलत हैं और कंपनी से जानकारी लिए बिना ही छाप दी गई हैं, पर इससे भी शेयर की रिकवरी में कोई खास असर नहीं देखने को मिला और शेयर करीब 5% की कमजोरी लेकर ही बंद हुआ। दूसरी खबर, आईसीआईसीआई बैंक की ब्रोकिंग कारोबार से जुड़ी सहयोगी कंपनी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयर में सोमवार 26 जून को 15% तक का उछाल देखने को मिला। शेयर ने कारोबारी सत्र में 647 रुपए का इंटरडे हाई छुआ, जो कि शेयर का 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर है और शेयर में करीब 11.5% की मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। शेयर में आई इस धमाकेदार तेजी के पीछे वजह है 29 तारीख को होने वाली कंपनी की बोर्ड बैठक। इस बैठक में बोर्ड शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों से डीलिस्ट कराने पर विचार करेगा। वैसे ये शेयर बीते 1 महीने से एक्शन में है और इस दौरान करीब 25% का रिटर्न डिलीवर कर चुका है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेरेंट कंपनी आईसीआईसीआई बैंक की ओर से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव पर कैश पे आउट के बजाय शेयर स्वैप के जरिए विचार किए जाने की खबरें हैं। शायद यही वजह है कि दिन की ऊंचाई से शेयर करीब 4% हल्का होकर बंद हुआ। आपको बता दें कि मार्च तिमाही के अंत तक आईसीआईसीआई बैंक के पास इस कंपनी का करीब 75% हिस्सा था। तीसरी खबर, पावर जनरेशन कारोबार से जुड़ी कंपनी रतन इंडिया पावर के शेयर में सोमवार 26 जून को 19% तक का उछाल देखने को मिला और क्लोजिंग भी करीब 19% की बढ़त के साथ ही देखने को मिली। हालांकि एक पेनी स्टॉक है, यानी शेयर की कीमत 10 रुपये से कम है, पर इंटरडे में शेयर ने 5 रुपये 60 पैसे का हाई छुआ था और उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग भी देखने को मिली, लेकिन ये जो लेवल है वो 5 रुपये 65 पैसे के बेहद करीब था, जो कि शेयर का 52 वीक हाई लेवल है। दरअसल इस उछाल के पीछे वजह है बैंकों के कंसोर्टियम की ओर से कंपनी में किया गया कुल 1114 करोड़ रुपए का निवेश। इस निवेश में से कोटक महिंद्रा बैंक की सहयोगी कंपनी कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड यानी KIAL की ओर से चलाए जा रहे 2 फंड्स ने रतन इंडिया पावर में कुल मिलाकर 732 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ये निवेश नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी NCDs के जरिए किया गया है। इसमें से कोटक स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस इंडिया फंड 2 ने 582 करोड़ रुपए और कोटक प्राइवेट क्रेडिट फंड ने 150 करोड़ रुपए का निवेश किया है। रतन इंडिया पावर की ओर से इस रकम का इस्तेमाल कर्ज की रीफाइनेंसिंग में किया जाएगा। आपको बता दें कि रतन इंडिया पावर महाराष्ट्र के अमरावती जिले में 1350 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट चलाती है और इस खबर के बाद रतन इंडिया ग्रुप की एक और लिस्टेड कंपनी रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के शेयर में भी 7% तक का उछाल देखने को मिला।
चौथी खबर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कारोबार से जुड़ी छोटी कंपनी कैम्ब्रिज टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस के शेयर में सोमवार को 12% तक का उछाल देखने को मिला। कारोबारी सत्र के दौरान शेयर ने 77 रुपए का हाई भी छुआ था, लेकिन जो क्लोजिंग है वो करीब 4.5% की बढ़त के साथ हुई। इस उछाल के पीछे वजह है कंपनी की ओर से विदेश में किया गया अधिग्रहण। कैम्ब्रिज टेक्नोलॉजी ने यूएस की आईटी कंपनी एपशाक सॉफ्टवेयर को 41 करोड़ रुपए में खरीद लिया है, जिसको लेकर अब बोर्ड से मंजूरी भी मिल गई है। खरीदी गई कंपनी एपशाक सेल्स फोर्स कंसल्टिंग और कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कारोबार में है। यह अधिग्रहण मार्च 2026 तक पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसके अलावा कंपनी ने आरपी वेब एप्स नाम की कंपनी का भी 3 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है और यह अधिग्रहण की प्रक्रिया 30 जुलाई 2023 तक पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल के आज के एपिसोड में बस इतना ही। वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन इससे पहले कि हम शो को खत्म करें, शो को समेटें, चलते चलते आपको बताते हैं कुछ अहम इवेंट्स और ट्रिगर्स के बारे में जिस पर बाजार की नजर रहने वाली है। 27 जून की जहाँ तक बात है तो सेबी के आदेश के खिलाफ सैट में सुनवाई का जो असर है वो जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक पे देखने को मिलेगा, क्योंकि सुभाष चंद्रा और उनके बेटे पुनीत गोयनका ने सैट में सेबी का जो अंतरिम ऑर्डर आया था उसके खिलाफ अपील की थी और अब जो सुनवाई हुई है उस पर क्या अपडेट आता है उस पर जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक मंगलवार को रिएक्ट करेगा। साथ ही टाटा स्टील के शेयरधारकों की बैठक होगी। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के साथ मर्जर को लेकर शेयरधारक क्या फैसला लेते हैं, क्या इसको मंजूरी देते नहीं देते हैं, इस पर खासतौर पर बाजार की नजर रहने वाली है। इसके अलावा एचएएल की बोर्ड बैठक होने वाली है। इस बोर्ड बैठक में शेयर विभाजन यानी कि स्टॉक स्प्लिट के साथ साथ जो फाइनल डिविडेंड है उसके ऊपर बोर्ड फैसला लेगा, तो एचएएल का स्टॉक भी फोकस में रहेगा। साथ ही एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका जो प्री आईपीओ लॉक इन है वो खत्म होगा, क्या कोई सप्लाई आती है इस शेयर में, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। और जब आईपीओ की बात चली है तो आइडिया फोर्ज की बातचीत भी कर लेते हैं। इसके आईपीओ का 27 जून को दूसरा दिन होगा। पहले दिन की ही बात करें तो शानदार रिस्पॉन्स इस आईपीओ को मिला है। 3.7 गुना के आसपास ये आईपीओ भरा है, जिसका प्राइस बैंड 638 रुपए से लेकर 672 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। इसके अलावा साइंट डीएलएम, इसका आईपीओ खुलता नजर आएगा, यानी कि इसका पहला दिन होगा। आपको बता दें इसका जो प्राइस बैंड है 250 रुपए से लेकर 265 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। साथ ही साथ हेवल्स की एजीएम होने वाली है और इस एजीएम में एक अहम मुद्दा यह है कि इसका जो सीईओ है इस कंपनी का, उनकी सैलरी और उनके जो भत्ते हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं फैसला आ सकता है। तो इसलिए हेवल्स के स्टॉक्स पर भी आपको नजर रख के चलनी होगी। और साथ ही साथ ग्लोबल ट्रिगर्स की जहां तक बात है तो यूएस के जून महीने के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े जारी होंगे, उस पर ग्लोबल मार्केट्स की खास तौर पर नजर रहने वाली है। तो बस कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा और इससे आपको कॉर्पोरेट जगत के साथ साथ कुछ दमदार एक्शन वाले शेयरों के बारे में भी पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो मंगलवार 27 जून को आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए डेवलपमेंट्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार, शुभ रात्रि।